नमस्कार बच्चों, सफलता कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज हम वर्क एनर्जी पावर क्लास 8 11th के चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। मान लो एक वेक्टर ए इस तरीके से है और एक वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है ए डॉट बी, वो क्या होने वाला है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच के एंगल का कॉस थीटा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी कॉस थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए बी कॉस थीटा। खास बात क्या होती है बच्चों इसमें कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकलता है तो जो रिजल्टेंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो दो सदिशों का ये अदिश गुणनफल इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो ए डॉट बी के बारे में आपको स्टडी पता होना चाहिए कि दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी है पहले ही कि डॉट प्रोडक्ट आपका देखो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, और यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ए डॉट बी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो मैंने बता दिया, रिजल्टेंट इनका स्केलर होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, जैसे ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। जैसे आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1 होता है। कैसे, आई कैप का आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड और कॉस, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 इंटू 1 इंटू 1 तो कितना होता, 1 होता है। जबकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसलिए आई डॉट जे इक्वल टू क्या होता है बच्चा, 0 होता है। ये तो सारी चीजें स्टडी हम पहले कर चुके हैं। अब जैसे वर्क कि कार्य क्या होता है बच्चा, फिजिक्स की लैंग्वेज में कार्य क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ये आपका घोड़ा इस टांगे को मतलब खींच रहा है, तो दैट्स हॉर्स पुलिंग द कार। क्या उसने कार्य किया घोड़े ने, हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। ये बालक इन सीढ़ियों को चढ़ रहा है, इन सीढ़ियों को ये आगे चढ़ रहा है। तो ए मैन क्लाइंबिंग द स्टेयर डज वर्क, क्या ये कार्य कर रहा है। जैसे आप देखो कि यहाँ पर एक कार है और ये कार का आगे चल रही है, रुकी फिर आगे चली। तो क्या कार के इंजन ने, क्या मूविंग व्हीकल ने कार्य किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका, जैसे यहाँ पर है कि ये आपका अर्थ है, यहाँ पर एक बॉल है और ये नीचे गिर गया। तो आप देखेंगे कि ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, एक बॉडी को h ऊंचाई से खींचा गया है। तो इट इंडिकेट दैट अर्थ ने एग्जर्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको अर्थ ने ग्रेविटी फोर्स लगाया। तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कुछ कार्य इसकी तरफ किया गया, तो वो कार्य कितना है। तो ये सारी कंडीशन में आपका वर्क डन मतलब हो रहा है कि कुछ लग रहा है कि कोई ना कोई इस पर कार्य कर रहा है। तो अब कैसे इसको फाइंड आउट करने वाले हैं। तो वर्क डन बाय फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब एफ कॉस थीटा। ओके, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहां पर कंपोनेंट ऑफ फोर्स का मतलब कि ये एक बॉडी है जिस पर आपने एफ फोर्स अप्लाइड किया है और किस एंगल पर, थीटा एंगल पर अप्लाइड किया है। तो इस एफ के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब जिधर को डिस्प्लेसमेंट हो रहा उस डायरेक्शन में आपका जो कंपोनेंट होगा वो एफ कॉस थीटा होगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, एफ साइन थीटा। ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ये आपका मोशन में के लिए जिम्मेदार नहीं होगा फिलहाल। तो लेट्स एफ कॉस थीटा, और मान लो ये बॉडी कुछ समय के बाद यहां पर पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस। तो ये वही कह रहा है कि जो आपका ये
फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो ये कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां से ये जो डिस्प्लेसमेंट है एस, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को ही क्या कहता है, वर्क डन। तो ये क्या आ गया, एफ एस कॉस थीटा। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। हाँ, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखने वाले हम इसको, कि W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। W इज इक्वल टू क्या लिखने वाले, एफ डॉट एस। तो ये फोर्स मतलब इसमें क्या है बच्चा, अगर वर्क डन बाय पैरेलल फोर्स, पैरेलल फोर्स मतलब कि बॉडी आपकी जिस डायरेक्शन को मोशन हो रहा है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है। आगे देखते हैं इसमें कि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, बॉडी का मोशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है बच्चा, ठीक है। आई होप, यहां देखते हैं हम इसको, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये देखो, जैसे ये है एक टेबल है, और टेबल के ऊपर आपने एक बॉडी रखी है जिसका मास क्या है बच्चा, m है। इस पर आप F फोर्स अप्लाइड करते हैं और बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है। बॉडी जब डिस्प्लेस हुई तो फोर्स की डायरेक्शन भी इधर को और डिस्प्लेसमेंट भी इधर को, तो मतलब वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, F डॉट S जो आएगा वो क्या आएगा, F का मैग्नीट्यूड, S का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर, 0 है, पैरेलल है दोनों, cos 0, तो इसलिए क्या हो गया, Fs। तो यहां पर वर्क डन बराबर क्या हो गया बच्चा, Fs हो गया। सारी चीज वही चीज हमने यहां पर लिखी है। वर्क डन बाय ऑब्लिक ऑब्लिक फोर्स, मतलब आप देखो इस तरीके से ये फोर्स लगा रहा है, जो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो इस तरीके से, तो देखो थीटा एंगल, और हमने निकाल दिया कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट क्या होता है बच्चा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो बच्चा जो क्लास 9th में आपने वर्क डन एफ इंटू एस पढ़ा था, टोटल वो नहीं था, वो वर्क डन किसके लिए होता है, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, पैरेलल हो, जी एंगल क्या हो, 0 हो। अदरवाइज किसी भी एंगल पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क डन क्या होता है बच्चा, एफ एस कॉस थीटा होता है। ओके, तो वर्क डन आपके एंगल पर भी क्या करने वाला है, डिपेंड करने वाला है, डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करने वाला है, और कितना आप उस पर फोर्स लगा रहा है उन तीनों पर डिपेंड करने वाला है। एकदम क्लियर है बात। तो ऊपर वाले में एंगल थीटा 0 था, यहां पर यहाँ एंगल आपका 0 डिग्री था, यहाँ एंगल आपका थीटा किसी भी एंगल थीटा पर है, ठीक है। तो ये आपका वर्क डन हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे ये है, ये इसको खींच रहा है, इसको पुल कर रहा है, तो देखो और थीटा एंगल पर पुल कर रहा है। ओके, तो रिजॉल्व टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक एफ का ये कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा। तो दैट्स द टू कंपोनेंट में डिसॉल्व हो रहा है। तो एफ साइन थीटा एक्टिंग वर्टिकली डायरेक्शन डज नॉट डिस्प्लेस द बॉडी इन दैट डायरेक्शन, देयरफॉर वर्क डन बाय एफ साइन थीटा क्या होगा बच्चा, 0 होगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही वर्क डन कर रहा है, इसीलिए फॉर्मूला आगे पहुंच गया है, और इसीलिए हम वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है बच्चा। तो आप इसको देख सकते हैं, किसने खींचा, भाई साहब ने, और ये आगे पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट एस हुआ है, ठीक है। ये अब when is work is zero, work is zero कब होगा, फॉर्मूला देखो, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। पहले एस आई यूनिट क्या होगी, वाई बार की एस आई यूनिट लिख लो, एस आई यूनिट वर्क की क्या होगी, देखो फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट है, कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं है यहाँ पर, और एफ न्यूटन, और ये मीटर, न्यूटन मीटर, इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चा, जूल बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, जूल बोल देते हैं, जूल। तो ऐसा यूनिट क्या होगी वर्क डन की, जूल होगी। और डायमेंशंस क्या होगा वर्क डन का, डायमेंशंस जो वर्क डन का होगा, देखो न्यूटन को क्या लिखते हैं हम, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर ये भी है, तो ये दरअसल क्या हो गया बच्चा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशंस, केजी को किस में डिनोटेट करते हैं, मास को एम में, मीटर को किस में, एल स्क्वायर, और सेकंड को टी की पावर -2। तो डायमेंशंस क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अब वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और 0 भी होता है। अब मुझे बताओ वर्क डन 0 कब होगा, देखो फॉर्मूले के अनुसार क्या है, वर्क डन एफ इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो देखो या तो आपका
कॉस थीटा 0 हो जाए, या आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, या आपका वर्क डन एफ एस कॉस थीटा। तो जब आपका cos थीटा 0 हो, cos थीटा 0 हो मतलब cos थीटा 0, cos में किसका मान 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 90 हो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, 0 हो जाएगा। जैसे जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ और फोर्स इस तरफ लग रहा है, फोर्स इस तरफ डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, ये एंगल 90 है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो इस फोर्स ने किया ही नहीं है, तो मतलब यहां पर cos 90 क्या हो जाएगा, 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। आगे देखते हैं हम अच्छे से सारी कंडीशन को फॉलो करके, ठीक है। ओके बच्चा, तो यहां पर कि वर्क इज डन द बोथ फोर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी present in the body if force applied on a body does not produce the displacement in the body scientifically work is not done। मतलब जैसे एक ये भाई साहब ने किताब पकड़ी है, ओके पकड़ी है, और वर्क डन आपका इस तरीके से, तो ए मैन होल्डिंग बुक हिज हैंड स्टेशनरी पोजीशन, कहीं नहीं जा रहे हैं आदमी, डज नॉट एनी वर्क बिकॉज वेट ऑफ बुक एक्टिंग इज ऑन हिम डज नॉट प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट। ये यहीं पर खड़े हैं तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वर्क डन बाय मैन क्या हो गया बच्चा, 0 हो गया। और जबकि ये आदमी के हाथ थके हुए हैं, क्योंकि फिजिक्स में तो इमोशंस की कोई जरूरत है नहीं, है ना, जगह है नहीं, तो जगह नहीं है, जरूरत तो है लेकिन जगह नहीं है, तो इसलिए इस आदमी के द्वारा किया गया कार्य क्या है, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्योंकि बॉडी स्टेशनरी पोजीशन पर है। जैसे आप ये दीवार है, घर की दीवार, और इस पर ये लगा रहे हैं फोर्स, है ना बच्चा, फोर्स लगा रहे, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो यहां पर वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। जबकि आप थके, आपकी मसल्स थकी, मस्कुलर वर्क डन तो हुआ, बॉटनी के लैंग्वेज में वर्क हुआ कि आपने वर्कआउट किया है भाई, जैसे नहीं बोलते आप बहुत मोटे हो रहे तो वर्जिश करो, देखो ये अगर धक्का मार रहा होगा तो इसकी मसल मजबूत हो रही होगी, इसकी मसल थक रही होगी, तो मस्कुलर फोर्स द्वारा किया गया कार्य इसकी बॉडी में, बॉडी ने किया है कुछ कार्य, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या है कि इस दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए यहां पर वर्क डन क्या हो गया है, 0 हो गया है। एकदम क्लियर, यहां पर वर्क डन क्या हो गया बच्चा, 0 हो गया है, क्योंकि बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट, दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आया है। ठीक है बच्चा, तो दूसरा स्टेशनरी बॉल को गिराने की कोशिश कर रहा पुश करके, तो जो सफल नहीं हो पा रहा है, तो वर्क डन क्या है, 0। अच्छा दूसरा कि इफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज 0, तो अगेन कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि बॉडी पर कोई फोर्स लगा ही नहीं। जैसे यहां देखो बच्चा, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, जैसे ये बॉडी मोशन कर रही थी, ध्यान दो, ये बॉडी अपने आप मोशन कर रही थी हियर, मतलब जैसे समझ लो आपकी इसमें तुमने बहुत, ये एकदम एकदम स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, और इस स्मूथ सरफेस में आपने फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या कर दिया, इसमें साबुन का, सौंफ का एकदम घोल लगा दिया, सौंफ का पानी डाल दिया, और जैसे ही तुम इस बॉडी को इसमें रखेंगे ये फिसल जाएगा, ओके, और ये यूनिफॉर्म मोशन से चलता रहेगा बच्चा, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो मतलब ये एक यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से चलने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो इस बॉडी पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, इसको केवल एक स्मूथ सरफेस पर रखा, ये यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, तो इस टाइम भी वर्क डन क्या होगा बच्चा, 0 होगा। बहुत खतरनाक बात है, गैलीलियो के टाइम पर कि अगर बॉडी मोशन में है तो उनको ऐसा लगता था उससे पहले कि जरूर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, लेकिन नहीं, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो नेचर की अपनी नेचुरल स्टेट है, वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए बॉडी
जा रही है, और वर्क डन क्या होगा बच्चा उस कंडीशन में 0 होगा। वर्क डन क्या होगा उस कंडीशन में 0 होगा। रेस्ट में तो 0 होता ही है, तो यहां पर भी क्या होगा, वर्क डन फिजिक्स की लैंग्वेज में 0 होगा। ओके, अब वर्क डन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने सारी चीजें लगभग जिक्र कर दी कि वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव वर्क डन डज नॉट मीन द वेक्टर क्वांटिटी। यस, नेगेटिव वर्क अगर किसी में आ रहा है तो इसका मतलब वो ऐसा नहीं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं। वर्क क्या है, स्केलर, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसका मतलब क्या है कि जिधर को आप फोर्स लगा रहे, एफ फोर्स अप्लाइड किया, अब देखो ये कोई रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन द्वारा जो किया गया कार्य, बॉडी आपकी इधर को, डिस्प्लेसमेंट इधर को, और फ्रिक्शनल फोर्स आपका इधर को लग रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या आता है बच्चा, नेगेटिव आता है। क्यों, कब आता है नेगेटिव, जब थीटा आपका 90 से बड़ा हो। थीटा आपका क्या होगा बच्चा, 90 से, जैसे ये फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स है आपका, यस एंड नो, और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है, ये बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। तो फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा, एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, माइनस एफ एस आ गया। तो अगर थीटा आपका 90 से बड़ा है तो आपका वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और अगर थीटा आपका 90 है तो वर्क डन आपका क्या होता है, 0। और अगर आपका थीटा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अगर आपका थीटा थीटा आपका 0, मतलब थीटा आपका 90 और 0 के बीच में, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो आपका वर्क डन क्या होता है बच्चा, पॉजिटिव होता है। ये सब आगे हम देखने वाले हैं, अभी इसी में आपका एक एक करके आने वाला है, ठीक है। तो आपने बोल दिया है कि वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, या थीटा आपका 90 से बड़ा होता है, तो उस फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको निकाल के दिखा चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, कि एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 जूल इसकी एसआई यूनिट होती है। ओके बच्चा, और यहाँ पर सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, तो 1 अर्ग इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल, या 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक स्मॉल यूनिट होती है, वो कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होती है। सब चीजें आपको एग्जाम के लिए जरूरी है। 1 कैलोरी है ना, कितना होता है, 4.186 जूल, या 4.2 जूल भी लिखते हैं। 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ओके, ये सब कहीं ना कहीं वर्क डन करके आ रहे हैं बच्चा। जैसे एक जूल क्या है, एक जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक जूल क्या है, एक 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, और बॉडी 1 मीटर दूर तक भाग गई है। कि आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और बॉडी 1 मीटर भागी है, तो इस फोर्स द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या है बच्चा, 1 जूल है। इस फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या है, 1 जूल है, ठीक है। अब पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, और क्या बच्चा, 0 वर्क। तो देखो, पॉजिटिव वर्क व्हेन वर्क डन इज पॉजिटिव इफ फोर्स ऑफ कंपोनेंट फोर्स एक्ट ऑन ए डायरेक्शन इट्स, मतलब जब आपका थीटा 90 और 0 के बीच में है या 0 के बराबर है, तो आपका वर्क डन क्या होता है बच्चा, पॉजिटिव होता है। वर्क डन 0 कब होगा, जब आपका थीटा क्या है, 90, फोर्स देखो ऊपर लग रहा है 90 है, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। और नेगेटिव वर्क डन जब आपका वेक्टर जो आपका एंगल है वो 90 और 180 के बीच में है, तो आपका वर्क डन क्या होता है बच्चा, नेगेटिव होता है। जैसे यहां पर देखो बच्चा, एक सैटेलाइट घूम रहा है हमारे अर्थ के चारों ओर, एक हमारे अर्थ के चारों ओर एक सैटेलाइट घूम रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही होगी, अर्थ इसको क्या कर रही होगी बच्चा, अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही होगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या होना, 0 होगा। क्यों, क्योंकि देखो बच्चा, ये आपका अर्थ है, ये आपका सैटेलाइट है, तो बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स इधर को, और डिस्प्लेसमेंट हर टाइम इसका 90 डिग्री बनाएगा,
यस एंड नो। यहां पर होगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर लग रहा है, ये 90 बना रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, 0 है। मतलब वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी है वो 90 डिग्री बना रहा है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसलिए वर्क डन क्या है बच्चा, 0 है। दूसरा एग्जांपल कि आपका अर्थ सन के चारों ओर इलिप्टिकल में घूम रहा है, तो इसके द्वारा भी किया गया वर्क डन क्या है बच्चा, 0 है, क्योंकि अगेन वही है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या है, आपका क्या है बच्चा, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। जैसे ये है कि व्हेन वी बॉल वर्टिकली अपवर्ड द वर्क डन बाय आवर फोर्स इज पॉजिटिव। हमने, क्योंकि मैंने ऊपर को बॉल फेंकी, तो मैंने फोर्स ऊपर को लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को हुआ, तो इस आदमी के द्वारा जो वर्क डन बाय मैन है वो क्या है, एफ एस कॉस थीटा, और ऊपर को डिस्प्लेसमेंट भी और फोर्स भी ऊपर को एफ मैन वाला फोर्स, तो कॉस 0 हो गया, तो ये पॉजिटिव वर्क डन हो गया। ये क्या हो गया बच्चा, पॉजिटिव। लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहां लग रहा बच्चा, नीचे की तरफ लग रहा, उसका वेट mg। यस एंड नो, अरे हाँ ना बोलो। और बॉडी कहां फेंक रहे हो तुम, ऊपर की तरफ, तो यहां से यहां पहुंचने में जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस फोर्स mg, और डिस्प्लेसमेंट s, और cos 1। देखो मैं इसको अच्छे से निकाल देता हूं, तुम समझो कि देखो किसके द्वारा किया गया कार्य निकाल रहे आप, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। अगर बॉडी आपकी ए से, मतलब आपकी बॉडी ए से बी तक जा रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एफ एस, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, और कॉस 180। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहां की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, और बॉडी कहां जा रही, ऊपर, तो इसलिए 180, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा इस टाइम, 180, तो क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस एफ जी इंटू एस, और फोर्स कितना होता है एम जी, और ये एस हो गया माइनस। तो यही वर्क डन बच्चा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है ना, वो आगे हम देखेंगे। तो इसलिए ये दोनों कंडीशन में कि एक बार वर्क डन पॉजिटिव आया, एक बार वर्क डन नेगेटिव आया, वर्क डन बाय मैन पॉजिटिव है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नेगेटिव है, अगर बॉडी ए से बी तक जा रही है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, यस एंड नो बच्चा, बहुत ओके। तो ये एग्जाम्पल आपके हैं जिनको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और देखो जेईई मेंस में और नीट में पूछे गए एग्जाम्पल कितने आसान प्रश्न हैं, जैसे ए फोर्स इतना न्यूटन अप्लाइड ओवर ए पार्टिकल विच डिस्प्लेस इट्स ओरिजिन टू पॉइंट हियर, तो फाइंड द वर्क डन ऑफ ऑन द पार्टिकल। देखो क्या दिया है आपको, आपको क्या दिया है बच्चा, सॉल्यूशन आपको दिया है, सबसे पहले गिवन, गिवन आपको दिया है F इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 3j कैप, फोर्स दिया है इतने न्यूटन का, ओके। और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है आपकी R, वो कितना है, वेक्टर R इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 1j कैप, आपको निकालना वर्क डन। अब मैं जानता हूं बच्चा वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। देखो यहाँ थीटा की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ प्योर आपको आई कैप जे कैप में दिया है, तो कितना है 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट प्रोडक्ट 2 आई कैप माइनस जे कैप, तो कितना हो गया बच्चा, ये आपका आ गया है। देखो 5 का पहले 2 से मल्टीप्लाई है, 2 5 2 5 10 आई डॉट आई, फिर 2 का इससे मल्टीप्लाइड करो, 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे क्या होता है, 0 होता है, तो ये सीधा 0 कर दिया मैंने। अब देखो इस जे का आई के साथ करेंगे तो माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि जे डॉट आई क्या होगा, आपका 0 होगा। अब जे का जे के साथ देगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस प्लस का माइनस, और 3 इंटू 1 जे डॉट जे आपको दिया है। तो देखो ये कितना हो गया बच्चा, 10 आई डॉट आई 1 हो गया, और माइनस 3 जे डॉट जे 1 हो गया, तो क्या आ गया बच्चा 7
जूल आ गया आपका। वर्क डन कितना आ गया आपका 7 जूल। वर्क डन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। वर्क डन आपका कितना आ गया बच्चा 7 जूल हो गया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार के प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे एक प्रश्न ये है, आप इसको वर्क डन अगर 0 है, क्या बोल रहा है कि द फोर्स F इज इक्वल टू 6i प्लस 2j माइनस 3k एक्ट ऑन ए पार्टिकल एंड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इतना। इफ वर्क डन इज 0 द वैल्यू ऑफ x। अब मैंने कहा वर्क डन 0 कब होता है? जब cos थीटा 90 होता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट जब दो वेक्टर का क्या होता है 0 होता है, तो वर्क डॉट प्रोडक्ट जब 0 होगा तो वर्क डन भी 0 होगा। मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो मतलब F डॉट एस इज इक्वल टू वर्क डन है ना, तो प्रश्न के अनुसार F डॉट एस क्या दिया है इन्होंने 0 दिया है। बस F और S की वैल्यू रखो और यहां से X की वैल्यू निकाल दो। कर लोगे इसको? जैसे F की वैल्यू क्या है, अरे पक्का कर लोगे ना, 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप और डॉट प्रोडक्ट क्या है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस xk कैप इज इक्वल टू 0। तो 6 दूना 12, i डॉट आई क्या हो गया 12, फिर ये जे वाला देगा 3 दूना 6 माइनस 6 और ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो गया माइनस 3x इज इक्वल टू 0। देखो ये कौन कौन से वैल्यू देंगे i डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वैल्यू देंगे, बाकी सब 0 होंगे। ये और ये वैल्यू देगा, ये और ये वैल्यू देगा, ये और ये वैल्यू देगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे बच्चा 0 हो जाएंगे इज इक्वल टू। तो 12 में से 6 गया तो 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 3x इज इक्वल टू इधर आया माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 6/3 क्या हो गया 2 आ गया। तो दैट इज द 2 इसका आंसर हो गया। एक बार चेक आप कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चा वर्क एनर्जी के क्वेश्चन को कर सकते हैं। और बच्चों पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी सेल्फ स्टडी, उसको आप जारी रखें।